Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in today's video I'm going to show you and explain you about the fusion reaction that takes place inside the core of a star. तो मैंने अपने पहले के वीडियोस में दिखाया था कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस फेज में जाके स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली स्टार जो होते हैं वो लो टेम्परेचर नेबुलाज होते हैं, लो टेम्परेचर क्लाउड्स होते हैं और नेबुलाज आर दोज एरियाज ऑफ डेंस एंड कूल क्लाउड इन द गैलेक्सी जहाँ पर स्टार का फॉर्मेशन होता है। सो बेसिकली जो दिस क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स और अदर गैसियस एलिमेंट्स। और इन क्लाउड्स का टेम्परेचर मैंने जैसे बताया काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से गैस एक्सपेंड नहीं हो पाती है। तो गैस की वजह से जो आउटवर्ड प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है और गैस जहाँ पर है वो एक ठंडा क्लाउड है, उसकी वजह से जो गैस होती है अलग अलग क्लाउड के एरिया में कंसनट्रेट होना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज होती है और मास इंक्रीज होकर ग्रेविटी स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि ग्रेविटी का जो इनवर्ट पुल है वो गैस के आउटवर्ड पुल से ज़्यादा है, तो जो क्लाउड होता है वो खुद के सेंटर में और खुद के कोर में कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना ज़्यादा कोर का मास इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, उतना ज़्यादा उसका ग्रेविटी इंक्रीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से आसपास का जो गैसेस एलिमेंट है, जो आसपास की डस्ट पार्टिकल है, उसको पुल करना और ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ 1000 ईयर में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कोर के अंदर, इतना प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा आसपास का जो डेब्रिस है और आसपास का जो क्लाउड है और जो गैसेस पार्टिकल्स है वो गिरना बंद हो जाते हैं। क्योंकि कोर का जो टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, जो प्रेशर है कोर का वो बाहर की तरफ को लगता है और जो ग्रेविटी है कोर की अंदर की साइड को होती है। तो दोनों एक ऐसे टाइम में इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि और ज़्यादा डस्ट पार्टिकल और क्लाउड कोर के अंदर नहीं गिरता है। और उस वाली स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट और उसको हम कह सकते हैं प्रोटोस्टार स्टेट। तो प्रोटोस्टार वो स्टेज होती है किसी स्टार की जहाँ पर स्टार एक बहुत ज़्यादा स्टेबल स्टेज में होता है और ज़्यादा कोर के अंदर आसपास का क्लाउड और आसपास के जो डस्ट पार्टिकल है वो फॉल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जिसमें कोर का जो प्रेशर होता है वो कोर की ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। तो इसके बाद, इसके कुछ लाखों साल बाद कोर का टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कोर के अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होती है। जैसे फ्यूजन रिएक्शन किसी स्टार के अंदर स्टार्ट हो जाती है तो उस स्टार का लाइफ सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। और स्टार की फ्यूजन रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था फ्रांस के एक वैज्ञानिक हंस बेथे ने, जिन्होंने पता लगाया था कि स्टार का जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन कैसे बनती है, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे ट्रिगर होती है। तो उस सब चीज़ के बारे में इन्होंने पता लगाया था, इन्होंने डिस्कवरी की थी इस चीज़ की। जिसके बाद इन्हें 1967 में फिज़िक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए और अपनी जो उन्होंने खोज की थी और जो मतलब पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया था, इस चीज़ में योगदान के लिए इन्हें 1967 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और अगर किसी स्टार में फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होने की क्राइटेरिया के बारे में बातें करें तो किसी स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए स्टार का जो मास है और जो उसका वजन है कम से कम 75 जुपिटर मास से अधिक होना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्टार का जो कोर का जो टेम्परेचर है वो भी 1,50,00,000 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके किसी स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। वैसे फ्यूजन रिएक्शन किसी भी स्टार के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे जैसे फ्यूजन रिएक्शन चलता है, कंटिन्यू रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे स्टार को एनर्जी मिलती रहती है। क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी जो स्टार होता है वो प्राइमरली आपके हाइड्रोजन से बना होता है। हाइड्रोजन से अगर वो बना होता है तो जब हाइड्रोजन से बना होता है, जब उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हाइड्रोजन हीलियम में जाके कन्वर्ट होती है। जो भी एनर्जी निकलती है वो एनर्जी स्टार की एनर्जी होती है। जैसे कि हमारे सन के अंदर भी हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उससे जो एनर्जी निकलती है, जो उससे आग निकलती है, उससे ब्राइटनेस निकलती है, वो सूरज की और अपने सन की एनर्जी होती है। क्योंकि फ्यूजन जो होता है रिएक्शन जनरली प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन होता है, जिसके अंदर जो दो सेम प्रोटॉन और दो सेम हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम को बनाते हैं। वैसे तो हमको गाइस पता है कि दो सेम पार्टिकल जैसे कि दो प्रोटॉन और दो हाइड्रोजन, ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है कि दोनों आपस में एक दूसरे को रैपल करेंगे, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से दोनों एक दूसरे को रैपल ना करके एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होने के बाद ये एक बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं हीलियम। तो बेसिकली जो फ्यूजन रिएक्शन होती है वो आपके 3 स्टेप्स में होती है। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ती है। जो इसका पहला स्टेप, इसका जो पहला चरण होता है वो है प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम और कह सकते हैं दो प्रोटॉन आपस में फ्यूज होकर एक नया हाइड्रोजन आइसोटोप बनाते हैं। उस हाइड्रोजन आइसोटोप का नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन आइसोटोप है जो एक नॉर्मल हाइड्रोजन एटम से हैवी होता है। इसके फॉर्मेशन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉजिट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का भी फॉर्मेशन होता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है।
तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन सेटिस्फाई E इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूला और लॉ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूला पूरी दुनिया को दिया था, उस इक्वेशन को ये जो और उस फॉर्मूले को ये फ्यूजन रिएक्शन सेटिस्फाई करती है। क्योंकि यहाँ पर जो दो मास हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो मास हैं, वो एक बड़े मास में कन्वर्ट होकर काफ़ी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो E इक्वल टू MC स्क्वायर के भी अंदर यही है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। जितना ज़्यादा मास कन्वर्ट हो रहा है उतनी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो ये E इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूले को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है। उसके बाद जो इसका दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के अंदर जो ड्यूटेरियम है, जो हमको पहले स्टेप से मिला था, वो आसपास के हाइड्रोजन एटम के साथ फ्यूज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद वो स्टेबल हीलियम 3 एटम का निर्माण करता है, उसका फॉर्मेशन करता है। तो स्टेबल हीलियम 3 जो एटम है, उसका फॉर्मेशन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गामा रेज, जो एनर्जेटिक रेज होती है, उनका भी फॉर्मेशन होता है, उनका भी रिलीज होता है और काफ़ी एक्स्ट्रा एनर्जी भी रिलीज होती है। तो दिस इक्वेशन आल्सो सेटिस्फाई E इक्वल टू MC स्क्वायर लॉ। तो इसका जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर जो हीलियम 3 एटम है, जो हमको सेकंड स्टेप से मिला था, वो दूसरे हीलियम 3 एटम के साथ फ्यूज होना स्टार्ट होता है और हीलियम 4 एटम्स का फॉर्मेशन करता है और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये जो फॉर्मूला है और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है थर्ड स्टेप वाली, ये भी E इक्वल टू MC स्क्वायर को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करती है। तो जैसे जैसे हीलियम 4 के बाद जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, हीलियम 4 के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका फॉर्मेशन जैसे जैसे कोर के अंदर हो रहा होता है, क्योंकि ये एलिमेंट्स काफ़ी हैवी हैं, तो ज़्यादा हैवियर एलिमेंट्स के फॉर्मेशन के कारण जो कोर का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो सब्सिक्वेंट चेन रिएक्शन के अंदर स्टार का मास काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और एट सर्टेन पॉइंट ऑफ स्टार्स लाइफ, जहाँ पर जो कोर का मास इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि उसका जो ग्रेविटी है कोर का, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट में पहुँच जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कि जो कोर है पूरा अनस्टेबल हो जाता है और जो कोर है वो खुद की ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। सो ईदर इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार आफ्टर द कोलैप्स होने के बाद सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, इधर इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार और इट विल बिकम अ ब्लैक होल। तो ये कोर के मास में डिपेंड करता है। अगर किसी कोर का मास 8 सोलर मास से कम है तो इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार, और अगर किसी कोर का मास 8 सोलर मास से ज़्यादा है तो इट विल बिकम अ ब्लैक होल। तो ये कम्प्लीटली कोर के मास में डिपेंड करता है कि वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ब्लास्ट होने के बाद जो सुपरनोवा ब्लास्ट होगा उसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर उसके बाद वो ब्लैक होल बनेगा। तो कम्प्लीटली कोर के मास में डिपेंड करता है। तो दोस्तों यही था स्टार की एनर्जी के बारे में, स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसके बारे में जो वीडियो था, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है इसके अंदर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।